गरीब इंसान सुरेश, जिसकी एक पत्नी होती है। गांव में एक कच्चा मकान है, मकान भी कच्चा है, बारिश आने पर वो टपकता है। कोई भी ऐसी सुविधा घर में नहीं है जिसका वो फायदा उठा सके। दोस्तों, पति कमाता है, पत्नी घर पर थोड़ा सा काम करती है और इधर उधर भी उसकी पत्नी काम करती है और अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सुरेश नाम का व्यक्ति होता है, इसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। सुरेश अपने मन में बड़ा ही हर्षाता है कि अब हम 2 से 3 हो जाएंगे। अब हमारी जो आगे की खेती है वो शुरू हो चुकी है और हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारेंगे। दोस्तों, सुरेश अपनी मेहनत को बढ़ा देता है क्योंकि उसे आशा है कि मेरा कोई बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और उसके लिए मैं ऐसे ज़िंदगी बिताने नहीं दूंगा जैसे कि मैं ज़िंदगी बिता रहा हूँ। लेकिन ना, एक गरीब कितनी भी मेहनत कर ले, उसके घर की गरीबी नहीं जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर दिन रात उसकी पत्नी काम करती है, बाहर का काम छोड़ देती है, तो सुरेश बाहर काम कर कर पैसे इकट्ठा करता है। एक दिन सुरेश जब अपने काम पर गया था, पीछे से उसकी पत्नी को दर्द शुरू हो जाते हैं बच्चे होने के। अब जैसे ही पत्नी दर्द में कराहती है तो पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों उनके, तो वो पड़ोसी सुरेश की पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। वहां पर दर्द शुरू हो जाते हैं। उधर सुरेश को खबर कर दी जाती है जो काम पर गया है, और यहाँ पर पड़ोसी कुछ वहीं पर रह जाते हैं हॉस्पिटल में और कुछ घर आ जाते हैं। दोस्तों, सुरेश कुछ अपने दोस्तों पर, जहाँ पर वो काम करता है उसी की तरह और भी वहाँ पर मजदूर होते हैं, तो उनसे कुछ पैसे लेता है और उन पैसों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। लेकिन किस्मत उसके साथ इतना बुरा करती है कि दोस्तों, इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है कि सुरेश की ऐन मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये खबर जब सुरेश की पत्नी के कानों में पड़ती है तो वो टूट जाती है और उसके रोने का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, जिसने एक बेटे को जन्म दिया था, पति ने उस बेटे का मुंह तक नहीं देखा और यहाँ पर पत्नी के कानों में खबर पड़ती है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। ये खबर सुनकर बेहोश हो जाती है सुरेश की पत्नी। लेकिन जो गांव वाले, जो पड़ोसी उसको लेकर आए थे हॉस्पिटल में, तो कुछ महिलाएं उसको दिलासा देती हैं और कहती हैं कि बहन, ये जिंदगी का आना जाना चलता रहता है। अगर तुम ऐसा करोगी तो ये जो नन्ही सी जान इस दुनिया में आई है, जिस बेटे को तुमने जन्म दिया है, इसका पालन पोषण कौन करेगा? अगर तुम्हारे भी कुछ हो गया तो इस बच्चे का कौन है? तो यहाँ पर जो सुरेश की पत्नी है वो अपने आप को मजबूत करती है वहां पर। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर दुखों का पहाड़ टूटा है ना, कोई कितना भी समझा ले वो पहाड़ कम नहीं होता है। दोस्तों, हमारे और आपके जीवन में भी कई पल ऐसे आए हैं कि कभी मन करता है कि हम इस टाइम को पीछे कर दें और सभी को सही कर दें। अब जो पड़ोसी थे गांव के, वो सुरेश की अंतिम यात्रा करते हैं क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर पत्नी जिसने अभी लीवर पेन सहा है, दर्द सहा है, एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वो इस काबिल नहीं है कि अपने पति का अंतिम संस्कार कर सके। पूरे पड़ोसी मोहल्ले वाले मिलकर सुरेश का अंतिम संस्कार करते हैं और हॉस्पिटल से भी जो सुरेश की पत्नी है उसकी छुट्टी कराकर घर लाते हैं। 6 महीने तक जो पड़ोसी होते हैं यहाँ पर सुरेश की पत्नी की मदद करते हैं क्योंकि वो अकेली थी। उसका एक बेटा वही होती है और बेटा तो बिल्कुल गोद में है, दूध मुहा बच्चा है। तो यहाँ पर 6 महीने निकल जाते हैं। पति की याद में कभी रोया करती, कभी कुछ किया करती। दोस्तों, 6 महीने बाद उनके पास जो पैसे जमा थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं और पड़ोसी भी अब सहारा देने से बंद हो जाते हैं। अब जो सुरेश की पत्नी है, अपने 6 महीने के बेटे को साथ लेकर अब घर घर जाकर काम किया करती और उन पैसों से अपने घर का गुजारा करती। अब दोस्तों, देखते देखते वक्त निकलता है। जो ये छोटा सा बच्चा मासूम था, अब ये 12 साल का हो चुका है और इसकी माँ अपनी मेहनत कर कर इस बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा रही है और एक अच्छी शिक्षा दिला रही है क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है। लेकिन दोस्तों, जब से पति की मृत्यु हुई है ना, वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती है और वो दिन पर दिन कमज़ोर होती है क्योंकि खाने में भी कुछ ऐसा खास खाती नहीं है और शरीर में कई बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन फिर भी बेटे को पढ़ाना है, बड़ा करना है, इसी वजह से दूसरों के घरों में काम करती है और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे रही है। अब एक दिन दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के को पता चलता है कि उसकी माँ कुछ हद से ही ज़्यादा बीमार है और वो टाइम पर दवाई नहीं लेती है, तो वो अपने स्कूल से रुक जाता है। जब स्कूल से रुकता है तो वो कहता है कि माँ, मुझे कुछ पैसे दो। एक 12 साल का बच्चा इतना बड़ा फैसला लेता है कि माँ से कहता है कि माँ, मुझे कुछ पैसे दो,
मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊंगा, या मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगा क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। दोस्तों 2 दिन से वो माँ खाट में पड़ी हुई है और वो ना ही कुछ खा रही है ना ही कुछ पी रही है। अब वो अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और बिठाती है कि बेटा तू स्कूल क्यों नहीं गया। तो वो कहने लगता है कि माँ मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो वो लड़का था ना, वो बड़ा ही समझदार था। बचपन से उसने गरीबी और अपने घर के हालात देखे थे, तो वो अपनी माँ का हर वो कहना माना करता। जब उसकी माँ कहती है कि तू स्कूल क्यों नहीं गया, तो वो बच्चा कहता है कि माँ मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ, आपकी इतनी हालत खराब है और मैं स्कूल चला जाऊँ तो मैं कितना नालायक बेटा कहलाऊंगा। जब 12 साल का बेटा इन बातों को करता है तो वो माँ थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है कि बेटा आज तुम्हें मैं एक सीख देती हूँ। अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊँ ना, तो तू किसी के भी सामने हाथ मत फैलाना और किसी से भी कुछ चीज़ मांगना मत बेटा। ये दुनिया बहुत जालिम है। अपनी मेहनत के बलबूते पर तुझे आगे बढ़ना है और कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। और थोड़ी सी उस माँ को खांसी उठती है और तभी कहती है कि बेटा मेरा अब जाने का वक्त आ चुका है, मैं भी तुम्हारे पिता के पास जा रही हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। मुझसे तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया है, ये कच्चा सा मकान है और मैं क्या कर सकती बेटा, जितना मुझसे हुआ है मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन अब मैं नहीं बचूंगी। क्योंकि उसका जी घबराने लगता है। अब जैसे ही वो 12 साल का बच्चा इन सब चीज़ों को देखता है तो तुरंत अपनी माँ के सिराने के गद्दे के नीचे से कुछ पैसे लेता है। एक गुदरी नुमा एक बिस्तर लगा हुआ होता है दोस्तों, बेकार सा, उसके नीचे से कुछ पैसे लेता है और डॉक्टर की तरफ भागने लगता है। दोस्तों वो जैसे ही अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आता है, आकर देखता है उसकी माँ इस दुनिया में रही ही नहीं है, वो मृत बिस्तर पर पड़ी हुई है। जब वो मृत बिस्तर पर पड़ी हुई होती है तो वो बेटा अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और इतनी जोर जोर से रोने लगता है कि पूरा पड़ोस इकट्ठा हो जाता है। जब पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बहुत जोर से अपनी माँ को लिपट कर रो रहा था और कह रहा था कि माँ अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। दोस्तों मरने से पहले उसकी माँ कहकर गई थी कि बेटा तुम्हें पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन पढ़ाई में पूरा ध्यान रखना है। अब वो अपनी माँ के पैरों की तरफ बैठा हुआ है, मरी हुई माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है और वो बच्चा उन्हीं बातों को सोच रहा है कि अब मुझे पढ़ना है और कुछ करना है। अब दोस्तों जिन गांव वालों ने इस बच्चे के पिता का अंतिम संस्कार किया था, उन्हीं गांव वालों ने इसकी माँ का अंतिम संस्कार किया है और कुछ पैसे इसकी माँ इसके लिए जोड़ कर गई है। अब ये लड़का अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ता है और अपनी पढ़ाई को जारी रखता है, स्कूल में जाता है और घर आकर अब जो माँ के जुड़े हुए पैसे होते हैं वो पैसे खत्म हो जाते हैं भाई कुछ दिनों में। तो भी लड़का सोचता है कि मैं कैसे करूँगा, माँ ने कहा है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। वो लड़का अपनी ज़िंदगी का एक प्लान बनाने लगता है कि पूरे दिन मैं स्कूल में पढ़ूंगा और शाम को आकर किसी होटल पर या किसी चाय की दुकान पर काम करूंगा, जिससे मेरी स्कूल की फीस भी भर जाएगी और मेरी पढ़ाई आगे चलेगी। अब दोस्तों ये लड़का स्कूल जाता है और स्कूल से आने के बाद तुरंत अपना बैग रखकर किसी होटल पर बर्तन साफ करने या कुछ काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन अब आज जैसे ही ये स्कूल से आया है और आते ही जब किसी जगह काम देखने जाता है तो वहाँ पर आज इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती है और इसका काम नहीं लगता है। दोस्तों जब इस लड़के का काम नहीं लगता है तो ये उदास होकर अपने घर आ जाता है और एक गिलास पानी पीकर शाम को सो जाता है। अब दूसरे दिन उठता है, फिर स्कूल जाता है। स्कूल के आने के बाद ये फिर काम ढूंढने जाता है और दूसरे दिन भी इसका काम नहीं लगता है। दोस्तों ये कल से भूखा है और आज भी पूरा दिन इसका निकल जाता है और फिर ये बाहर एक रोड पर बैठा सोचता है कि ऐसे कैसे गुजारा होगा और ये फिर आकर अपने घर में सो जाता है। अब दोस्तों दूसरा दिन चलता है, दूसरे दिन भी इसकी किस्मत साथ नहीं देती है और एक स्कूल में जाता है। वहाँ से आकर देखता है कि इसको काम नहीं मिलता है तो इसके आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है। आंखों के आगे जैसे अंधेरा होने लगता है तो दोस्तों एक गुड़ की डड़ी घर में होती है और एक गिलास पानी लेता है और उसके साथ उस पानी को पी लेता है और सो जाता है। इसको बहुत जोर की भूख लगती है, भूख के कारण इसको नींद भी नहीं आती है। अब ये जैसे ही तीसरे दिन स्कूल जाने को कैंसिल करता है और सोचता है कि आज मैं सुबह से ही काम पर जाऊंगा और मैं बिल्कुल भी ऐसे भूखा कैसे रह सकता है। और दोस्तों वो तीसरे दिन भी काम पर जाता है तो फिर भी उसे काम नहीं मिलता है। अब उसके आंखों के अंधेरा होने लगता है क्योंकि 3 दिन से भूखा है। पानी और गुड़ से दोस्तों क्या सहारा मिलता है। अब वो एक रोड पर बैठकर सोचने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है।
अब वो एक पल के लिए सोचता है कि मैं किसी से मांग कर कुछ खा ही लूं, कम से कम पेट की आग तो बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसकी माँ के शब्द जो उसके कानों में गूंजते हैं और वो इस विचार को बंद कर देता है। वो गैल अपने विचार को बदल देता है, लेकिन फिर उसके मन में आता है, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है कि कहीं से भी खाना आ जाए। अब वो लड़का सोचता है कि मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन किसी से मैं मदद तो ले सकता हूँ। अगर मैंने मदद नहीं ली तो शायद मैं यहीं पर गिर जाऊं या मर जाऊं। और दोस्तों, वो लड़का अपने गांव की तरफ आता है। अब जैसे ही वो गांव के अंदर आता है तो एक बड़ा सा घर बना हुआ है। अब वो घर को बजाता है, दरवाजे को। जैसे ही वो दरवाजा बजाता है तो अंदर से एक उसकी माँ की उम्र की महिला आती है। वो लोग काफ़ी अमीर होते हैं। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है, वो महिला कहती है कि हाँ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि माँ जी, मुझे पानी पीना है। क्योंकि यहाँ पर भी उसका स्वाभिमान उसके आड़े आ जाता है। वो उस महिला से कुछ मांग नहीं पाता है, केवल एक गिलास पानी मांगता है। लेकिन दोस्तों, जो सामने वाली महिला थी ना, वो भी एक बच्चे की माँ थी। उस लड़के की हालत को देखकर वो समझ जाती है कि ये लड़का भूखा प्यासा है और गांव में उस लड़के के बारे में सभी को पता होता है। तो वो महिला दोस्तों अंदर से वो पानी तो नहीं लेकर आती है, लेकिन एक गिलास दूध गर्मा गर्म और 2 लड्डू उस महिला के हाथ में होते हैं। अब उस लड़के को जमीन पर बैठे हुए दिख नहीं रहा है कि गिलास में दूध है। जैसे ही वो महिला दूध देती है और वो लड़का देखता है तो वो कहता है कि माँ जी, आप दूध क्यों लेकर आई हो, मैंने तो आपसे पानी मंगाया था। तो वो महिला कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ और ये लड्डू लेकर आई हूँ। पहले तुम ये लड्डू खा लो, उसके बाद तुम ये दूध पी लेना और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो लड़का उन 2 लड्डुओं को खा लेता है, क्योंकि 3 दिन का भूखा है। और उस दूध को पीकर अब वो उस महिला से जिद करने लगता है कि माँ जी, मुझे कोई ऐसा काम बताइए जो मैं आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि मैं आपका खाना खाकर ऐसे नहीं रह सकता। मुझे आपका कुछ काम करना पड़ेगा। दोस्तों, वो महिला समझ जाती है कि ये लड़का बहुत स्वाभिमानी है। अगर कोई और इसकी जगह होता तो खाकर पार बोलता, लेकिन अब भी ये मेरे काम की कह रहा है। अब वो महिला कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें ऐसा क्या काम बताऊं। तो वो लड़का कहता है कि नहीं माँ जी, मुझे आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ। और यहाँ पर जो वो महिला उसका दिल रखने के लिए कह देती है कि बेटा, तू बड़ा हो जा, अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत हो तो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है ऐसे ही तू किसी की मदद कर देना। और उस महिला ने उसका मन रखने के लिए बात बोल दी थी, क्योंकि बच्चा था, हट कर रहा है और बच्चे के हट के आगे दोस्तों कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अब वो लड़का वहां से उठकर अपने घर चला जाता है और दोस्तों फिर दोबारा से उसका काम लगना शुरू हो जाता है। वो अपने स्कूल की पढ़ाई करता है। उधर वो महिला अपने बेटे को लेकर एक दिन स्कूल छोड़ने जाती है तो वहां पर उसे वही लड़का दिखाई देता है और वह अब प्रिंसिपल के पास जाती है, क्योंकि ज्यादा खास उस महिला को उस लड़के के बारे में पता नहीं होता। गांव में तो ये बात चर्चित थी, लेकिन इतना ज्यादा पता नहीं होता। तो वो प्रिंसिपल से मिलती है और वहां पर प्रिंसिपल से कहती है कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, इनके घर में इतना कुछ है नहीं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे पढ़ रहा है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा ही स्वाभिमानी है, मेहनत मजदूरी करता है स्कूल से जाने के बाद और अपनी फीस को चुकता करता है और ये यहाँ पर इसी तरह से पढ़ता है और ये क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब सबसे ज्यादा होशियार है। प्रिंसिपल की ये बातें सुनकर वो महिला कहती है, प्रिंसिपल साहब कैसा हो अगर इसकी फीस मैं भर दूं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि अरे, ये कोशिश तो हम काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बातें नहीं मानता है और ये अपनी फीस खुद भरता है, क्योंकि इसका कहना है कि नहीं, मैं ऐसे किसी दूसरे का पैसा नहीं ले सकता। अब ये महिला एक जुगाड़ लगाती है, प्रिंसिपल साहब से कहती है कि प्रिंसिपल सर, आप एक काम करना, इस बच्चे से कह देना कि तुम्हारी फीस सरकार ने माफ कर दी है और इसकी सारी फीस मैं कल जमा करा दूंगी और इस बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दीजिए, क्योंकि ये बच्चा बहुत होशियार और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बात सुनकर प्रिंसिपल भी राजी हो जाते हैं। उस लड़के से यही कहा जाता है और सारी फीस वो महिला उस लड़के की जमा करा देती है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, दिन निकल जाते हैं। ये लड़का उस स्कूल से पढ़कर अब बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है और यहाँ पर वो महिला अब दूसरे सेशन की जैसे ही फीस भरने के लिए आती है, क्योंकि हर साल वो फीस भरा करती। अब की बार जब वो फीस भरने के लिए आई है तो प्रिंसिपल साहब कह देते हैं कि वो लड़का तो अब यहाँ से चला गया है, वो अब बाहर पढ़ने के लिए गया है। तो ये महिला कहती है कि चलो, मेरी किस्मत में इतनी ही इस लड़के की मदद लिखी होगी। और दोस्तों, यहाँ पर भी वो महिला थोड़ी सी उदास हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और दोस्तों वक्त इतना निकल जाता है कि 25 साल निकल जाते हैं
और यहाँ पर ये जो महिला होती है, ये महिला बीमार हो जाती है और इसका जो बेटा था इसके लड़के के साथ का, वो भी बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बन जाता है, कोई व्यापार करने लगता है। और दोस्तों पैसों की कोई कमी नहीं थी घर में, जमीन जायदाद अच्छी थी। अब ये महिला बीमार हो जाती है। अब इसका बेटा इसको हॉस्पिटल ले जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आपकी माँ को एक गंभीर बीमारी हुई है जिसका नाम कैंसर है, और इसका इलाज अगर आप उस हॉस्पिटल में कराओगे, वहाँ पर कराओगे तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो लड़का जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, इस महिला के बेटे के पास पैसों की कमी नहीं होती है क्योंकि पहले से ही पैसा बहुत होता है। वो लड़का कहता है कि डॉक्टर साहब आप हमें पता दीजिए, पैसों की कोई कमी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ की पूरा इलाज कराऊंगा और अपनी माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। दोस्तों इस लड़के को अपनी माँ से अच्छी शिक्षा मिली थी। अब ये उस डॉक्टर के कहने पर अपनी माँ को वहां पर ले जाता है जहां पर डॉक्टर साहब ने पता दिया था, जिस हॉस्पिटल का। वहां पर जैसे ही दोनों माँ बेटे जाते हैं तो वो माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि बेटा, क्योंकि माँ के कदम रुक जाते हैं, और कहती है कि बेटा इस हॉस्पिटल में अगर हम लोग इलाज कराएंगे तो हमारा घर जमीन सब कुछ बिक जाएगा, भले ही हमारे पास कितना पैसा हो और शायद मैं ठीक भी ना हो पाऊँ। इससे बढ़िया है कि हम यहाँ पर इलाज ना कराएं और तू मुझे वहीं पर दवाई दिला दे, क्योंकि वैसे भी मैं मरने ही तो वाली हूँ, काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हूँ। तो ये लड़का अपनी माँ के हाथ को भींचते हुए कहता है कि माँ मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, ये प्रॉपर्टी धन दौलत सब वापस आ जाएगा, लेकिन क्या मेरी माँ वापस आ जाएगी? और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे मरे। मैं अपनी माँ को बहुत सम्मान और प्यार से रखना चाहता हूँ, आप मेरे और मेरी माँ के बीच में मत आइए, यही बेहतर होगा। तो वो माँ अपने बेटे की बात को सुनकर थोड़ी सी मन में जवान हो जाती है कि मेरा बेटा कितना मुझसे प्यार करता है। दोस्तों उस महिला ने अपने बेटे को ना बहुत अच्छी परवरिश दी थी। अब वो महिला वहाँ पर एडमिट हो जाती है और जैसे ही उस महिला का ट्रीटमेंट चलता है तो दोस्तों उनकी ज़मीन बेच जाती है, उसके बेटे का बिजनेस ठप हो जाता है, क्योंकि माँ के पास रहना है, माँ का ख्याल रखना है। अब बिजनेस कौन देखे, बिजनेस भी ठप हो जाता है, जमीन भी बेच जाती है। अब घर की बारी थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही उस बुजुर्ग महिला का इलाज चलता है तो वो दिन पर दिन ठीक होती चली जाती हैं, और जो उस हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर है वो उस माजी से ज़्यादा ही कुछ लगाव लगाता है, उसके पास घंटों तक बैठता है, उसको बहुत अच्छे से उनकी देखरेख करता है, ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया चलाता है। और इन सब बातों को दोस्तों 1 महीना निकल जाता है। 1 महीने के बाद वो माजी ठीक होने लगती हैं। अब डॉक्टर साहब ने उनको एक बढ़िया सी खबर दी है। जैसे ही उस बुजुर्ग महिला का बेटा बड़े डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हैं, और कल हम एक लास्ट टेस्ट करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि आपकी माँ का कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है, थोड़ा बहुत रह तो नहीं गया है, और उसके बाद हम आपको छुट्टी दे देंगे, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। दोनों माँ बेटों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन दोस्तों घर जमीन सब कुछ बिक चुका है, घर रह रहा है। अब कल जब वो इस हॉस्पिटल से जाएंगे तो उस घर की उन लोगों ने गिरवी घर रखने को बोला है, और तभी इस माँ का डिस्चार्ज उस हॉस्पिटल से हो पाएगा। अब यहाँ पर दूसरे दिन टेस्ट होता है और उसमें कोई भी कीटाणु उसकी माँ के अंदर कैंसर का नहीं पाता है। दोस्तों यहाँ पर उनकी छुट्टी के लिए बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर माँ बेटे दोनों चिंता हो उठते हैं कि कल हम छुट्टी लेकर जाएंगे और कल हम ये बिल कहाँ से भरेंगे, जाने कितना बिल आएगा, क्योंकि सारी ज़मीन जब एक इलाज में चली जाती है तो घर क्या मायने रखता है। दोनों माँ बेटे इन बातों को करते रहते हैं और पूरी रात उनकी जगह जगह निकल जाती है। तो यहाँ पर लास्ट में उस माँ का बेटा कहता है कि माँ मैंने एक साहूकार से बात कर ली है और इतने रुपए में मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है, और कल छुट्टी होने से पहले वो पैसे देने के लिए हमें यहाँ पर आ जाएगा। अब सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद दोस्तों उनके कमरे में एक कंपाउंडर आता है और एक लिफाफे में उनके हॉस्पिटल की जो बिल है उसको लेकर आता है। अब उस बिल को उस लड़के को दे देता है, और वो लड़का उस बिल को देखकर हैरान सा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक पर्ची थी। दोस्तों पर्ची को देखकर अब वो उस पर्ची को अपनी माँ को देता है। वो माँ उस पर्ची को पढ़ती है। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि माँ तुम्हारी पूरी फीस भर दी गई है, और जो आपने 1 गिलास और 2 लड्डू मुझे पिलाए थे ना, खिलाए थे ना, उन सभी से आपके हॉस्पिटल का बिल भर चुका है। आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस हॉस्पिटल से जा सकते हैं। अब यहाँ पर वो उस लड़के ने जो पर्ची पढ़ी है, चिट्ठी पढ़ी है, तो वो कहता है कि माँ
क्या आप इस हॉस्पिटल में किसी को जानती हो? ये कौन है जिसने आपके पूरे हॉस्पिटल की फीस भर दी? क्योंकि यहाँ तो रकम लाखों में थी, तो कैसे कौन इतनी मदद कर सकता है और आपने किसकी मदद की थी? तो यहाँ पर वो बेटा ज़्यादा इच्छुक हो जाता है माँ से उन बातों को जानने में। तो वो कहती है कि बेटा, मुझे याद आ गया, मैंने करीबन 25 साल पहले एक छोटे बच्चे की मदद की थी जो कई दिनों से भूखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी मदद आज इतना बड़ा काम कर देगी। तभी बाहर से बड़े डॉक्टर साहब आते हैं और वो आकर उस माँ के चरणों की तरफ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माँ जी, आपकी कैसी हालत है? तो वो माँ कहती है कि बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारे हॉस्पिटल का जो बिल था वो किसने भरा है? तो वो लड़का कहता है कि माँ जी, वो मैं ही तो हूँ। तो यहाँ पर वो महिला उसे देखकर भावुक हो जाती है कि तू इतना बड़ा डॉक्टर बन गया? तो वो कहता है कि हाँ माँ, मैंने मेहनत मजदूरी कर कर इस मुकाम को पाया है, और तुमने जो लड्डू मुझे दिए थे ना और जो दूध दिया था, आज उसी की कीमत मैंने चुकाई है, और इसके लिए मुझे मना मत करना। अब यहाँ पर वो महिला कहती है कि बेटा, वो सब तो ठीक था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? तो वो कहता है कि जब आपका इलाज होने के लिए इस हॉस्पिटल में आया और आपके जो कुछ कागज थे यहाँ पर जमा हुए, तो वहाँ पर आपकी आईडी भी होती है और आप हमारे ही गांव की तो थी हैं। मैंने वहाँ पर आपकी और भी ज़्यादा जानकारी निकलवाई, तो आप वही माँ हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी। और मुझे वहाँ से एक और नई बात पता चली कि आपने मेरी फीस तक भी भरी है। तो मैं तो माँ आपके ऋण तले दबा हुआ हूँ, तो ये हॉस्पिटल की फीस क्या मायने रखती है? दोस्तों, तीनों ही जने एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं क्योंकि तीनों ही दुखी थे। वो लड़का जिसने बचपन से ही दुख देखे थे। अब यहाँ पर इन लोगों ने सही जिंदगी काटी थी, लेकिन इनका भी घर बार सब कुछ बेच जाता है। लेकिन वो डॉक्टर साहिबा, जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो उस लड़के के कुछ जमीन को छुड़वा देते हैं, मतलब वापस दिलवा देते हैं। घर उनके पास होता ही है, और दोस्तों हॉस्पिटल से उन लोगों को विदा कर देते हैं। यहाँ पर एक कहानी थी दोस्तों, एक सीख के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम कितनी भी मदद कर लें, कुछ अच्छा नहीं होता, किसी की मदद काम नहीं आती। लेकिन आप लोगों को एक जानकारी की बात बताएं, अगर आप छोटी सी भी मदद करोगे ना, वो भी किसी दिन आपके सामने बहुत बड़ी बनकर सामने आएगी। क्योंकि यहाँ पर एक गिलास दूध और 2 लड्डू ही तो खिलाए थे, जिनसे लाख रुपए की मदद और उस माँ का इतना अच्छा इलाज किया कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये कहानियां लोगों को प्रेरणा देती हैं, लोगों को सिखाती हैं कि हमें कैसे समाज में रहना चाहिए, चलना चाहिए। हमें इंसानियत ना कभी भी अपने अंदर से नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।